आज हम हमारी अगली लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिगरी और एलिटरेशन। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी एक ऐसा वर्क होता है जिसमें एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है, जो कि मॉरल भी हो सकता है, यानी कि कुछ सिखाने वाला भी हो सकता है, स्पिरिचुअल यानी कि कुछ रूहानी भी हो सकता है, और पॉलिटिकल यानी कि कुछ सटायर भी हो सकता है, जो कि इसका जो राइटर है और पोइट है कुछ इनडायरेक्टली ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हो और सरकार से कुछ कहना चाहता हो। इसमें अलग क्या होता है, वो ये होता है कि इसमें सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और इवेंट्स को यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सिंबॉलिज्म और एलिगरी में कंफ्यूज होते हैं, तो सिंबॉलिज्म और एलिगरी में काफ़ी फ़र्क होता है। सिंबॉलिज्म क्या होता है? सिंबॉलिज्म में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की वो बताए। जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड में मॉकिंग बर्ड को इनोसेंस और ब्यूटी से सिंबलाइज किया जा सकता है। जबकि एलिगरी क्या होती है? एलिगरी एक बहुत वाइडर टर्म है जिसमें कि सिंबॉलिज्म का एक छोटे पैमाने पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि एलिगरी एक कहानी होती है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ हुए। एलिगरी एक कहानी और एक पोएम कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सिंबोलिज्म एलिगरी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एलिगरी कभी भी सिंबोलिज्म का हिस्सा नहीं हो सकती। होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। चलिए वापस चलते हैं एलिगरी पे। एलिगरी मेनली टू टाइप्स की होती है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी और दूसरी है एलिगरी ऑफ आइडियाज़। हिस्टोरिकल एलिगरी क्या होती है? हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी वो होती है जिसमें के पोइट के और राइटर के कुछ वर्क्स होते हैं, जिसमें के उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो वो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं, जो कि रियलिटी से रिलेट करते हैं, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो रियल में हुई थी पास्ट में उनको दर्शाती हैं, और ये हिस्ट्री से काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड अचीटोफिल, जो कि उन्होंने 1681 में लिखा था। इसमें उन्होंने क्या सटायर दिया है? इसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर सटायर दिया है। जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, उनके बेटे ड्यूक ऑफ मोनोमोथ ने उनके अगेंस्ट रिबेल क्रिएट किया था। अपने इस वर्क एब्सलम एंड अचीटोफिल में उन्होंने चार्ल्स सेकंड को किंग डेविड बताया है और ड्यूक ऑफ मोनोमोथ को एब्सलॉम बताया है। तो ऐसे उन्होंने अपने वर्क में एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट को बताने की कोशिश की थी। हमारा सेकंड टाइप है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एलिगरी ऑफ आइडियाज़, जिसमें हम ये होता है कि हमारी लाइफ के जो गुड वर्सेस बैड डायरेक्शंस होती हैं, उन सारी बातों को कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करके राइटर हमें ये बताना चाहता है, एक मॉरल मैसेज होता है और एक सीख होती है, जिससे हमें ये पता चले कि हमें लाइफ में कौन सी राह को चुनना है। हमारे पास इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जो कि जॉन बनियान का लिखा हुआ एक बहुत अच्छा वर्क है जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये उन्होंने 1678 में लिखा था। ये एक सेल्वेशन की कहानी है, यानी कि मुक्ति पाने की कहानी है। इसमें एक बंदा होता है जिसका नाम क्रिश्चियन है, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो भी बाइबल को मानने वाला बंदा होता है उसका नाम क्रिश्चियन होता है, और उसे एक बंदा इवेंजलिस्ट जो होता है वो उसे सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से बाहर जाने के लिए बोलता है और सेलेस्टियल सिटी में जाने के लिए बोलता है। और उसे रास्ते में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि फेथ को दर्शाता है फेथफुल, और होप को दर्शाता है होपफुल, और जाइंट डिस्पेयर, और उनको काफ़ी सारी जगहों से गुजरना होता है, जैसे कि स्लॉट ऑफ डिस्पॉन्ड, और काफ़ी सारी जगहें होती हैं। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एलिगरी ऑफ आइडियाज़ और पर्सोनिफिकेशन की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एलिगरी एक नैरेटिव स्ट्रैटेजी है जो कि किसी भी लिटरेरी फॉर्म और जॉनरा के रूप में एम्प्लॉय हो सकती है। अगर मैं बात करूं एवरीमैन प्ले की, जो कि 16th सेंचुरी का प्ले है, तो ये भी तो एक एलिगरी ही है मॉरलिटी प्ले के रूप में। और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, एक मॉरल और रिलीजियस एलिगरी है। और एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, जो कि उन्होंने 1590 और 96 में लिखी थी,
ये एक मॉरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलेगरी है जिसे कि वर्स रोमांस में लिखा गया है। और जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स जो कि उन्होंने 1726 में लिखी थी, ये एक सटायर है फिलोसफिकल और साइंटिफिकल पेडेंट्री के अगेंस्ट। और विलियम कॉलिंस की ओड ऑन अ पोइटिकल कैरेक्टर जो उन्होंने 1747 में लिखी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी कुछ और एलेगरी की। अब हम बात करते हैं सस्टेन्ड एलेगरी की। सस्टेन्ड एलेगरी को ड्रीम एलेगरी भी कहते हैं, जिसमें नरेटर जो होता है वो अपने ड्रीम विजन में सब कुछ देखता है, वो एक्सपीरियंस करता है अपने एलेगोरिकल ड्रीम में। हाँ, उसको ड्रीम में ही सब कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल रहने वाली है 14th सेंचुरी में दांते डिवाइन्स कॉमेडी, और फ्रेंच की एक बहुत अच्छी पोइम रोमन डी ला रोज, और चौसर की हाउस ऑफ फेम, और विलियम लैंगलैंड की पियर्स प्लाउमैन, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको ड्रीम एलेगरी में देखने को मिल जाएंगी। ये एक बहुत ज़रूरी सब टाइप है एलेगरी की, जिसको आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी अगली कुछ सब टाइप्स हैं जिसके बिना मतलब एलेगरी अधूरी है, हमें इनको भी ज़रूर रीड करना चाहिए। फेबल को कॉमन लैंग्वेज में स्टोरी भी कहा जाता है, लेकिन लिटरेचर में इसका मतलब एक शॉर्ट नैरेटिव होता है जो कि प्रोज में भी हो सकता है और वर्स में भी हो सकता है। ये एक मॉरल लेसन को एग्जाम्प्लीफाइज करता है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर के प्रिंसिपल्स को दर्शाती है। इसका मतलब मैं हिंदी में बोलूँ कि हमें ये मॉरल लेसन मतलब कुछ अच्छी सीखें बताती है कहानी के रूप में, जिसमें कि जो नैरेटर होता है वो एक मॉरल फॉर्म को एपिग्राम के रूप में दर्शाता है। तो एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम वो होता है जिसमें हम लेस वर्ड्स मतलब कम वर्ड्स का यूज़ करते हैं एक बड़ा मीनिंग निकालने के लिए। वो तो इसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो बीस फेबल की आती है, जिसमें कि एनिमल बात करते हैं और ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं। इसकी मैं एग्जाम्पल लूँ तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो कि हमें सबको सुनाई जाती है, फॉक्स एंड ग्रेप्स की कहानी। फॉक्स एंड ग्रेप्स की कहानी में हम क्या देखते हैं कि जो लोमड़ी होती है वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन जब वो नाकाम हो जाती है अंगूरों तक पहुंचने के लिए तो वो ये कंक्लूजन देती है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन उसकी खुद की ही मेहनत में कमी होती है। तो ऐसी जो स्टोरीज़ होती हैं वो 20 फेबल होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एंशियंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस में। चौसर की नन्स प्रीस्ट टेल में भी हम देखते हैं कि कॉक एंड द फॉक्स की स्टोरी भी एक बीस्ट फेबल की एग्जाम्पल है। और जेम्स थर्बर की फेबल्स फॉर आवर टाइम 1940 में लिखी गई, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। और जॉर्ज ऑरवेल ने अपना एनिमल फार्म जो कि 1945 में लिखा था, वो भी इसका एक बहुत अच्छा यूज़ उसमें करते हैं। तो ये थी हमारी फेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पलम को। तो एग्जाम्पलम क्या होता है? एग्जाम्पलम जो होता है एक रेट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें शॉर्ट स्टोरी होती है और नैरेटिव काफ़ी मॉरल रीजनिंग को एक्सप्लेन करने वाली बातें बताता है। ये एक स्पीच भी हो सकती है और लैंग्वेजेस में, और इसमें फोक टेल्स भी बताई जाती हैं लेजेंड्स की, जैसे कि किंग आर्थर की कहानी, ट्रोजन वॉर में बहुत सारे जो वॉरियर्स थे उनकी कहानी, ये सब इसमें बताई जाती हैं। ये मिडल एजेस में काफ़ी पॉपुलर थी। इसकी एग्जाम्पल भी चौसर्स की कैंटरबरी टेल में, द पार्टनर्स टेल में, जब वो एक थीम के ऊपर प्रीच कर रहा होता है कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। इसमें जो 3 ड्रंकन रेवलर्स होते हैं उनको एक सोने का ढेर दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक दूसरे को मार उस सोने के ढेर का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसमें वो एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है कि लालच एक बुरी बला है। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है पैरेबल। पैरेबल एक बहुत शॉर्ट नैरेटिव होता है। ये एक बहुत छोटी सी टर्म है जो कि एक मॉरल सब्जेक्ट और रिलीजियस सब्जेक्ट को दर्शाती है। इसकी मुझे एक ही एग्जाम्पल मिली जिसमें कि बाइबल में जीसस जो होते हैं सबको गुड स्मार्शियन की स्टोरी बताते हैं, वो एक पैरेबल की एग्जाम्पल है। और हम आगे पढ़ेंगे प्रोवर्ब के बारे में।
क्या होता है? प्रोवर्ब शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ्स होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के बारे में। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये सभी तरह के लोग यूज़ करते हैं, इसे हर तरह की भाषा में यूज़ किया जाता है। ये हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ये जब लोग इसका यूज़ करते हैं तो कभी कभी उनको एहसास नहीं होता कि वो इनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसका मतलब हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में ये निकलेगा कि जो लोग बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं वो कम करते हैं, और जो लोग चुपचाप से अपनी मेहनत करते हैं उनकी कामयाबी बोलती है। अगर दूसरी एग्जांपल लूँ, इफ़ यू चेज टू रैबिट्स यू विल लूज़ दैम बोथ। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आप एक ही एम पर फोकस करोगे तो ही आप ज़िंदगी में सक्सेस पाओगे। अगर आप दोनों के पीछे भागोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, सीढ़ियों में पैर रखने से आदमी हमेशा डूब ही जाता है। तो ये थी हमारी प्रोवर्ब। आगे हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें कि एक कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है हमारे शुरू के वर्ड में। जैसे कि मैंने जॉन मिल्टन के पोइम की एक एग्जांपल ली है, जिसमें आप देखेंगे कि BFNA जो वर्ड है उसकी कॉन्सोनेंट साउंड्स की पोइम में रिपीटेशन हो रही है, जैसे बोहेमोथ, बिगेस्ट, बॉर्न, फ्लीस्ड एंड फ्लॉक्स एट्सेट्रा। तो ये होती है हमारी एलिट्रेशन। इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पियर्स द प्लाउमैन, सर गुवेन एंड द ग्रीन नाइट, 14th सेंचुरी की पोइम, और शेक्सपियर ने भी इसका यूज़ किया है अपने हैमलेट प्ले में। अगली टर्म रहने वाली है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में बहुत छोटा सा फ़र्क आ जाता है। कॉन्सोनेंस में हम क्या देखते हैं कि टू और मोर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उसकी रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है। मतलब एक से ज़्यादा, 2 या 3 की रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है वर्ड्स में। जैसे कि लिव का अगर हम देखेंगे तो उसका लव हो गया, और लीन का अलोन हो गया। लीन और अलोन को अगर आप देखें तो इसमें आपको ये क्लियर होगा कि इसकी प्लेस जो है वो कोई भी हो सकती है। फर्स्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है साउंड, और लास्ट में भी हो सकता है साउंड। इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो W.H. ऑर्डन की पोइम ओ वेयर आर यू गोइंग, जो कि उन्होंने 1930 में लिखी थी, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कॉन्सोनेंस का यूज़ किया है। अगली टर्म रहने वाली है एजोनेंस। तो एजोनेंस क्या है? एजोनेंस इज़ द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वावल्स। मतलब जिसमें हम देखते हैं कि जो वावल्स हैं उनकी रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है। ये स्पेशली स्ट्रेस सेलेबल में यूज़ की जाती है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1, जिसमें उन्होंने EH की साउंड को रेपिटेशन में दिखाया है, जिसमें उन्होंने ये वर्ड्स लिए हैं, हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी, जिसमें उन्होंने टेंडर हेयर और बियर की साउंड को रेपिटेशन में दिखाया है। तो ये एक एजोनेंट साउंड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एलिट्रेशन और एलिगरी। होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको और भी लिटरेचर के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।